खेल की मकबूलियत का अंदाज़ा लगाना हो तो हम फतूहात से लगाते हैं। हमारी क्रिकेट टीम तो कोई मैच नहीं जीत रही है, लेकिन जब हम पीएसएल की बात करती है तो हर टीम ही हमारी है, तो जो भी जीतता है वो उसकी फतह हमारी होती है और हम खुशी खुशी देखते हैं। इसीलिए हम सीजन 10 भी इंजॉय कर रहे हैं। शानदार मुकाबले इस वक्त जारी हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले पीएसएल के 7वें मैच की बात करते हैं, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। और साहबजादा फरहान की तो क्या बात है, वो इस पीएसएल में छाए हुए हैं। 53 रन उन्होंने स्कोर किए। कोलन मिनरो ने 48 रन के साथ नुमाया कारकर्दगी दिखाई और इस्लामाबाद के 203 रन के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की पूरी टीम 19वें ओवर में बुक हो गई, आउट हो गई। 155 रन बनाए उन्होंने और मुल्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान थे जिन्होंने 38 रन बनाए, उस्मान खान ने 31, इफ्तिखार अहमद ने 32 रन बनाए। इस्लामाबाद की जानिब से जेसन होल्डर ने 4 विकेटें हासिल की, जबकि इमाद वसीम ने 2 शिकार किए। और इसके अलावा आपको ये भी बताते रहें कि कबल अजी बारिश के बायस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आउटफील्ड गीली होने के बायस टॉस ताखिर का शिकार हो गया था, ताहम ओवर्स में कोई कमी नहीं की गई थी, कोई कटौती नहीं की गई थी। जी हाँ, और आज जैसा कि आपको आगाज़ में बताया था, इवेंट में आराम का दिन है, आज कोई मैच नहीं होगा। इसी सारी सूरत हाल पर हमने करनी है जी बात। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे यूसुफ साहब? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ साहब, जिस तरह से हमने जिक्र किया कि PSL 10 की जो फेस्टिविटीज़ है वो चल रही हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, फिलहाल अगर पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड शाही भी लग रही है। देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद यूनाइटेड दिफाई चैंपियन भी, और उसका जो कम्बिनेशन इस वक्त मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर अगर साहबजादा फरहान की बात की जाए, उसके साथ जैसन होल्डर हैं, हैदर अली ने भी कल स्कोर किया, कोलन मर्डो के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो कम्बिनेशन के लिहाज से इस वक्त जो आप कह सकते हैं सबसे अच्छी जो टीम है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है। और उसमें आपने फ़र्क देखा होगा शादाब खान की कप्तानी का। शादाब खान ने पाकिस्तान टीम की भी क़यादत की है चंद मैचेस में, लेकिन इस PSL में उनके एक कप्तानी में ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आई, उनके जो फैसले अच्छे हुए हैं और जो फैसला उन्होंने किया उसने उसको अपना आगे से ओके किया, उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आगे आ रही है। तो मजमूई तौर पर ये इस्लामाबाद यूनाइटेड चूँकि दिफाई चैम्पियन भी, उसका अपना होम ग्राउंड भी है और वहाँ उनको अपने क्राउड की सपोर्ट भी हासिल है, तो उनका इस वक्त जो कह सकते हैं कि हम सबसे बेहतर एक टीम आप कंसिडर बिल्कुल। लेकिन आप साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, क्योंकि एक ऐसे इवेंट में जहाँ पर आप नज़र आमतौर पर आना शुरू होते हैं उसमें मुसलसल स्कोर करते चले जाएं, तो आपको ऐसे बैट्समैन ही चाहिए ना अपनी क्रिकेट टीम में, कौमी क्रिकेट टीम में। देखें, नहीं कि साहबजादा फरहान ने सबसे ज़्यादा रन किए थे डोमेस्टिक में, उसके बाद उसको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था। और ये गुस्सा भी क्या आप कह सकते कि उन्होंने अप्रूव किया कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझे मौका दिया जाए। और 4 सेंचुरियाँ करना T20 में मैं करना बहुत बड़े प्लेयर होने की निशानी है। और जिस तरह उन्होंने अपनी गेम को चेंज किया, क्योंकि उनके पास अब मौका कोई और नहीं है कि वो किस तरह के रन, उनके पास यही है कि हर मैच में स्कोर करें और हर मैच में अच्छी बाउंड्रीज लगाएं। ख़ासतौर पर पावर प्ले में जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, तो समझता हूँ कि इस वक्त अगर कोई कहा जाए कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, क्योंकि पाकिस्तान ने खेलनी है 5 T20 हैं और उसके बाद एशिया कप भी है T20 का, फिर वर्ल्ड कप भी है, तो मेरे ख्याल में अब उसको कंसिडर करना चाहिए। उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की जाती रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, सेलेक्ट कमेटी की जानिब से। और चूँकि वो एक अच्छे ओपनर के तौर पर सामने आए हैं, PSL में उन्होंने परफॉर्म किया है, हर मैच में अच्छा रन कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्राइक रेट उनका अच्छा जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अब सेलेक्टर को उनको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को एक अच्छे ओपनर्स की ज़रूरत है। साइम अयूब हमारे पास हैं, उनके साथ साहबजादा फरहान को ओपन करवाने की ज़रूरत है। और साथ साथ जो हमारे पास फ़खर जमान है, अगर वो नंबर 1 डाउन पोजीशन पर आ जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम का जो कम्बिनेशन है वो बेहतर हो सकता है। पाकिस्तान टीम को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मिडल ऑर्डर में, हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो जहाराना स्ट्रोक वहाँ पे खेल सके, और इसलिए हमने बहुत से आजमाए भी हैं, खुशदिल शाह को भी आजमाया, इफ्तिखार अहमद को भी आजमाया, और जो हैं उनको हम मिडिल ऑर्डर पे खिला ही नहीं रहे। बाबर आजम की अगर बात करें, वो ओपनिंग करके अपने आप को ज़ाया कर देते हैं। हाँ, वो अक्सर तो वो खेलते थे 1 डाउन 2 डाउन ही वो खेला करते थे। तो अब आप उनको ये मशवरा देंगे कि अपने जो पहले से रैंक तयशुदा था उसी पर खेलें? देखें, अगर जिस तरह पहले उन्होंने परफॉर्मेंस नंबर पे किया, उसी नंबर अगर वो आ जाएँ तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तानी टीम के लिए भी बेहतर होगा। आजकल जिस किस्म की परफॉर्मेंस वो उनकी दे रही है तो वो तो बहुत मायूस कुन है। और ये पाकिस्तान के नो डाउट नंबर 1 बैटर है, लेकिन वो एक अंडर प्रेशर इस वक्त हैं। बैड पैच उनके पास चल रहा है, बैड पैच हर खिलाड़ी पर आता है, एक विराट कोहली पर भी आया, लेकिन वहाँ इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं हुई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है बाबर आजम को। बाबर आजम चूँकि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, एक आम से घराने से उनका ताल्लुक है, फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो इसकी निस्बत जो इंडिया में है वहाँ पर लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वहाँ पर पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनका जो सोचने का अंदाज़ है वो ज़्यादा बेहतर होता है।
और पाकिस्तान में चूंकि ये ऐसा सिस्टम नहीं, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जितने भी है सारे इतने ज़्यादा हम स्टार भी उतनी जल्दी बनाते हैं और फिर हम नीचे भी उतनी जल्दी लेकर आ जाते हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको। अच्छा, हम अगर बात करें इस वक्त जो मुल्तान सुल्तान्स की सूरत हाल है, क्या हुआ, क्या आपको क्या लग रहा है? एक भी फतह नहीं समेट सकी, क्या सिचुएशन किस तरफ चलती जा रही है? क्या टीम स्ट्रांग नहीं है या कोई स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रहे? देखें हिना, मुझे लगता है कि मोहम्मद रिजवान और जो टीम इंतज़ामिया है उनके दरमियान भी कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मोहम्मद रिजवान के आप रवैये से भी देख सकते हैं जिस तरह की टीम कम्बिनेशन तैयार किया गया है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान उस वक्त टीम के साथ नहीं थे जब से सिलेक्शन हुई थी, वो बाहर थे पाकिस्तानी टीम के साथ। जो कम्बिनेशन था इस वक्त सबसे वीक कम्बिनेशन अब मुल्तान सुल्तान का दिखाई दे रहा है। उन्होंने जो गैर मुल्की खिलाड़ी लिए वो भी परफॉर्म नहीं करे, जिससे प्रेशर ज़्यादा मुल्तान सुल्तान के खिलाड़ियों पर आ गया है। मोहम्मद रिजवान ने एक मैच में परफॉर्म किया जिससे थोड़ा सा बेहतर उनकी परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन बॉलिंग उनकी खासी वीक है। बॉलिंग में कोई इतना बड़ा नाम नहीं है जो मुल्तान सुल्तान को जिस तरह पहले 4 फाइनल्स खेले उसने उस टेम्पो को बरकरार रखा जाता। और उसके साथ साथ क्योंकि थोड़ी सी जब आपके फैसले अच्छे नहीं होते, मजमूई तौर पर ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं होता, और उनके जो ऑनर है अली तरीन, उनकी भी एक स्टेटमेंट आई जिससे इख्तलाफात नुमायाँ हो गए हैं। हाँ। टीमों के दरमियान भी, मालकान के दरमियान भी और खिलाड़ियों के दरमियान भी। कल भी आपने देखा कि जब शादाब खान रिजवान आउट हुए तो शादाब खान का जो रवैया था बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। उन्होंने उनकी तरफ इशारा भी किया कि चल ग्राउंड से बाहर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खिलाड़ियों के दरमियान भी कितनी एक टसल इस वक्त चल रही है, और इसका असर यकीनी तौर पर मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस पर भी पड़ा, उनके फैसलों पर भी पड़ा है। और जब एक टीम परफॉर्म ऊपर से आप परफॉर्म नहीं करते फिर नीचे से भी कोई आपको ज़्यादा अच्छा रन करके नहीं देता। यही वजह है कि मजमूई तौर पर अब तक जो मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस है वो बहुत डाउन जा रही है। यही मसाइल है, यूनिटी नहीं है और इस तरह से टसल जो है आपस की, इस वजह से ये कौमी टीम में होते हुए भी सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। एक मोहम्मद आमिर की चली थी और फिर उसके बाद हसन अली की भी एक चल रही थी जिसको वो क्लैरिफाई भी करते रहे बाद में। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान टीम के पाकिस्तान टीम में कप्तान भी हैं और कई सिलेक्टेड लड़कों को उसमें ले भी नहीं रहा कौमी टीम में। ये भी टसल होती है, इख्तलाफात हो के हाँ मुझे परफॉर्मेंस के बावजूद आपने क्यों नहीं लिया, तो अगर आप मेरे सामने आएंगे तो मैं आपको ज़्यादा टफ टाइम दूंगा, इस किस्म की सूरत है। लेकिन ये खेल का हुस्न भी है, इससे खिलाड़ियों को मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहिए। हाँ, परफॉर्मेंस अपनी बेहतर करना चाहिए। अगर जब आप परफॉर्म अच्छा करेंगे, अगर आपके खिलाफ कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो आप अच्छी बैटिंग करके उसको दिखाएं कि मेरे में भी दम है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो इस मैच में इफ्तिखार अहमद के 32 रन को आप कैसे देखते हैं? इफ्तिखार अहमद को बहुत ज़्यादा चांस मिले हैं, और जिस तरह अगर जिक्र किया जाए खुशदिल शाह का, वो भी मुल्तान सुल्तान का हिस्सा थे, उनको इन्होंने ड्रॉप किया, वो कराची किंग में गए, लेकिन खुशदिल शाह ने खुद को इम्प्रूव किया, उनकी फ़िटनेस बेहतर हुई है, उनकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है। इफ्तिखार अहमद उसके मुकाबले में वहीं पर खड़े हैं जहाँ से उन्होंने आगाज़ किया था। एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, दूसरे मैचेस में फिर वही रूटीन पर आ जाते हैं। उनमें वो मेरे ख्याल सीखने की तड़प नहीं है जो खिलाड़ियों के दरमियान होनी चाहिए। खुशदिल शाह भी टीम से बाहर थे, उन्होंने भी बड़े 2-3 साल के बाद कम बैक किया, उसने फिर PSL में अच्छा परफॉर्म किया। ना सिर्फ वो बैटिंग में अच्छा कर रहे हैं बल्कि उनकी जो बॉलिंग है वो उसमें भी बेहतरी नज़र आ रही है। और यही इस तरह की जो बिल्कुल इफ्तिखार अहमद को भी सोच अपनानी चाहिए कि ठीक है कंपटीशन होता है, लेकिन जब आप तक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं करेंगे उस वक्त कोई भी फिर आपको अच्छा नज़रों से नहीं देखेगा। अच्छा, हमने सबका जिक्र किया है, ज़ल्मी का जिक्र नहीं किया आपने। छठी और आखिरी पोजीशन, वो हाल लग रहा है जो लाहौर और कराची का हुआ करता था। देखिए ज़ल्मी में 2 ही बड़े नाम है, एक साइम अयूब है और एक बाबर आजम है। बाबर आजम अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर ज़ल्मी का यही हाल होगा, क्योंकि पूरी टीम उन पर रिलाई करती है। साइम अयूब ने कुछ परफॉर्मेंस अच्छी देने की कोशिश की है, उनको भी अपनी परफॉर्मेंस में तसलसल दिखाने की ज़रूरत है। वो इंजरी के बाद लौटे हैं। और जिस तरह आपने देखा कि फ़खर जमान भी इंजर्ड हुए थे, उन्होंने भी कम बैक किया, लेकिन वो हर मैच में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही साइम अयूब को भी करना चाहिए। और बाबर आजम को भी मेरे ख्याल में अब बहुत ज़्यादा उनके पास बैड पैच आ गया, अब उनको अच्छी इनिंग्स खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वो बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेंगे, विकेट पर नहीं रुकेंगे, उस वक्त तक ज़ल्मी के जीतने के इम्कान ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे। तो अच्छा, अगले मुकाबले की थोड़ी सी अगर बात कर लें तो जो कराची किंग वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, और तीसरे और चौथे नंबर की इस टाइम पॉइंट्स टेबल पर इनकी जो पोजीशन है, ये दोनों टीमें हैं, कैसे देखते हैं? देखिए दोनों टीमों में ही इनके कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा खिलाड़ी हैं। कराची की टीम को अभी हार का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा है लाहौर कलंदर के, और लाहौर कलंदर और कराची के दरमियान जो मैच हुआ था, हम समझ रहे शायद फाइनल से पहले फाइनल होगा, बहुत बड़ा मुकाबला होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, बहुत मायूसी हुई। कराची की गेम जिस तरह ढेर हुई लाहौर कलंदर के सामने, तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस है उससे इनकी जो इतनी तौर पर जो मोराल है उनका वो डाउन हुआ होगा। इस वक्त अगर बैटिंग के लिहाज से गैर मुल्कियों की देखा जाए
तो उसमें कराची किंग के सबसे पास ज़्यादा अच्छे डेविड वार्नर है, टीम साइफर्ट है, जेम्स वेनस है, उन्होंने एक मैच भी जिताया था कराची को। लेकिन अब चूंकि मुल्तान उनका मुकाबला कोयटा के साथ है, तो कोयटा की टीम इस वक्त खासी गेयर अप हो चुकी है। वो कि एक मैच उनको नाकामी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन एक अच्छा मैच देखने की तवक्को है और ख़ास तौर पर उम्मीद की जा सकती है कि शायकीन भी ये मैच देखने आएंगे, क्योंकि जब तक प्लेयर शायकीन को वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे, खिलाड़ियों का जो दाद देने वाला जब तक नहीं होगा, तो वो परफॉर्मेंस में कैसे उनकी बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई हमसे डिस्कस करने के लिए। सारी सूरत हाल PSL की इस वक्त जो है, कराची और कोयटा टकराने वाले हैं। कोयटा इस वक्त तीसरे दर्जे पर है और कराची चौथे दर्जे पर है जो पॉइंट्स टेबल है। तो जो जब ये तीसरा मुकाबला होगा तो ये तय कर देगा कि कौन मुस्तकिल तौर पर तीसरे और चौथे दर्जे पर रहेगा और उससे ये तय हो जाएगा। इस वक्त सबसे पहले इस्लामाबाद, दूसरे नंबर पर लाहौर कलंदर्स हैं। तो अब मैचेस बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। जी हाँ, इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।